वीर जवानों और अलबेले मस्तानों के इस देश में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो उस जमात की अगुवाई करते हैं जिसकी नींव देश विरोध पर टिकी हुई है। हर बात और हर वक्त देश का विरोध करना इनकी फितरत बन गई है और ऐसे बुद्धिजीवी खुद को देश के खिलाफ खड़ा कर गौरव महसूस करते हैं। तथाकथित बुद्धिजीवियों की इस जमात में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो उन्हीं देशवासियों के पैसे पर मौज कर रहे हैं जिन्हें अपना ये देश जान से प्यारा है। देश में रहकर, देश का नमक खाकर देश के खिलाफ बोलने में इन्हें कोई हिचक नहीं होती, क्योंकि अपना मकसद साधने के लिए कुछ सियासी दल भी इनकी तरफदारी करते नजर आते हैं। बात चाहे जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की हो या फिर उमर खालिद और उसके जैसे तमाम दूसरे छात्रों की। ऐसे लोग घर बार छोड़कर आए तो थे पढ़ाई करने, लेकिन इनको सियासत का ऐसा चस्का लगा कि इन्होंने देश के खिलाफ बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं की। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए ऐसे जयचंदों की आंखें भर आती हैं। देशद्रोही अफजल गुरु के लिए उनके मन में कुछ इस कदर सम्मान है कि उसकी मौत को वो शहादत का नाम देने से भी पीछे नहीं रहते। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वालों के लिए इनके दिलों में हमदर्दी है, लेकिन सीमा पर देश सेवा में शहीद होने वाले जवानों के लिए ये बेरहम हो जाते हैं। जिस कश्मीर को लेकर देश बेहद भावुक है, उस कश्मीर को भारत से अलग कर देने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इंडिया गो बैक और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों से इन्हें परहेज नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है देश के दुश्मन। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और अगले 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये देश के दुश्मन जो देश की युवा ताकत हैं, क्या वो भटक गए हैं या फिर इनका सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आजादी, 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 कितने अफजल मारोगे? हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा इन नारों ने पूरे देश को दहला दिया था, चिंतित कर दिया था कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। ये नारे जहां लगे, क्या वो हमारे देश का हिस्सा है? और ये हमारे देश के दिल यानी दिल्ली में हुई घटना है और उस संस्थान की घटना है जहां से एक लोग पढ़कर निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आईएएस बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने और तो और राजनीति में भी अपना परचम लहराया। आखिर यहाँ के बच्चे कब देश विरोधी नारे लगाने लग गए? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, उनसे तारुफ कराऊंगी आपका। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं, साथ ही हमारे साथ कर्नल वीएन थापर हैं। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर सीमा मेहरा परिहार हैं जो प्रोफेसर हैं किरोड़ीमल कॉलेज से। हमारे साथ बीएल शर्मा हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा जेएनयू के। सौरभ है हमारे साथ, सौरभ शर्मा संयुक्त सचिव एबीवीपी जेएनयू के। और इसके अलावा रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ रही हैं लखनऊ से। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि जब हम देखते हैं कन्हैया और कन्हैया के साथ झुंड में बच्चों को इस तरह से नारे लगाते हुए, वो भी जेएनयू में, एक फौजी के तौर पे क्या दिल आपका कचोटता है या ये चिंता होती है कि आखिर देश की युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? हमको बड़ा अफसोस होता है और मैं ये समझता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 1960 में 1960 में मैंने मास्टर्स किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है उसके सामने एक संगमरमर की मूर्ति है, वो लाल पद्मधर सिंह की है और वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में मारे गए थे और उनके शहादत के बाद वहां पर उनकी स्टैचू लगी थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग जब स्टैचू की तरफ देखते थे तो ये समझते थे कि हमारा सब कुछ इस देश के लिए है, हमारा सब कुछ आने वाले दिन के लिए है, हमारा सब कुछ भारत के पूरे जनता के लिए है। हम ये सोचते थे, यही हम सोच के पढ़ के पास हुए थे। और फिर मैं फौज में आ गया और आप जानती हैं कि फौज में क्या होता है, क्या माहौल। मैं 1962 के लड़ाई में था, मैं चुंबी वैली में था। 1965 में मैं सियालकोट सेक्टर में था पाकिस्तान के खिलाफ। 1971 में
मैं बांग्लादेश में था 87 में, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका, तो मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था। और जब ये कन्हैया का मैंने सुना कि वहाँ JNK में इंडियन आर्मी रेप कर रही है, तो मैंने इस पर रिसर्च किया। मैंने वहाँ पर जो कोर हेडक्वार्टर्स है, कमांड हेडक्वार्टर्स है, वहां पर मैंने लीगल सेल वालों से बात किया कि आप हमको ये बताइए कि कितने FIR कश्मीर में फौजियों के खिलाफ रेप के दायर हुए हैं। और मैंने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि कोई भी ऐसा थानेदार नहीं है कश्मीर वैली में जहां पर कोई लेडी जाए कश्मीरी और कहे कि मेरा रेप हुआ है, चाहे गलत कहे, चाहे सही कहे, चाहे जैसे भी कहे, दुश्मनी से कहे, रेप का मुकदमा, रेप का FIR दायर होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी फौजी के खिलाफ किसी भी थाने में कोई रेप का केस नहीं दायर हुआ है। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि ये आदमी किस तरीके से सपने देख रहा है, कहां से ये फैक्ट ला रहा है और इसको JNU में ललकार रहा है। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए हैं, तो अगर वो JNU में पढ़ रहे हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जहां उनका प्रोफेसर ये बताता है कि हमारे यहाँ तिरंगा झंडा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी खत्म होती है, मुझे शर्म लगता है कि उस प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए। वो किस देश में रह रहा है, किसकी बात कर रहा है, कौन से ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जिस झंडे के लिए कुर्बान हुए हैं, हमारे सामने हमारे सोल्जर्स, जब शेल गिरता था, हम लड़ाई में जाते थे, बुलेट आती थी, तिरंगे झंडे को देख के हमारे शहीद होते थे। मैं श्रीलंका में था, ब्रिगेड कमांडर था, मेरी टैंक खड़ी थी और मैं खड़ा था, मेरा वहां पर बैटमैन खड़ा था और तुरंत गोली आई और बैटमैन गिर पड़ा, वहीं शहीद हो गया। टैंक का जो क्रू मेंबर है वो बाहर निकला, गले में गोली लगी, नीचे बैठ गया। बिल्कुल। जब मैंने ये देखा है तिरंगे झंडे के लिए, मुझे अफसोस होता है, खून खौलता है, खून खौलता है। और मुझे ये होता है कि पाकिस्तान वालों को गोली बाद में मारूंगा, इनको गोली पहले मारूंगा। नफरत अपने देश के बच्चों से नहीं है, उनकी इस सोच से है जो उनके अंदर न जाने कहां से आ गई। ये एक फौजी अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो देश के खिलाफ बोलने वाले ये कथित जो बुद्धिजीवी हैं, JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने क्या कहा था कश्मीर में सेना के लिए, आइए सुनाते हैं आपको। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तो कुछ बातों को तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया कन्हैया कुमार ने। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे थे। कर्नल वीरेंद्र थापर, आपने शहीद दिया है अपने घर से, और वो शहीद जो भारत के ज़मीन के कतरे के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देते हैं कि उस पर किसी दुश्मन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वहाँ जब ये कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं वो लोग, खून नहीं खौल उठता? खून तो बहुत खौल उठता है। और मैं समझता हूँ चाहे कोई भी देश का दुश्मन, चाहे हमारी सरहद के बाहर हो या सरहद के अंदर हो, उसको ख़त्म करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हमने उसको ख़त्म नहीं किया तो हम एक किस्म से देश के अंदर ऐसे शख्सियत को बढ़ावा दे रहे हैं जो किसी न किसी दिन हमारे देश को हानि पहुंचाएगा। एक सैनिक होने के नाते मैं ऐसी चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट है, ये सब बकवास की बातें हैं। जो देश के बारे में बुरा सोचते हैं उसको आप किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये कहना कि कन्हैया कोई बड़ा जबरदस्त वोल्टायर है या कोई इस तरह का फिलोसफर है जो ऐसी बातें कर रहा है, ये देशद्रोह की बातें हैं। कई बार छात्र अपने शिक्षक की दी हुई सीख को नहीं सुनता और भटक जाता है। क्या कहेंगे हम इसे? हमारे साथ शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। देश का जाना माना कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का DU का। मैं सीमा जी आपसे जानना चाहूँगी कि जब प्रोफेसर्स एक यूथ क्लाउड को क्लास में हर बैच के बैच आप लोग के पास बच्चे आते हैं और जब वो पढ़ने आते हैं तो अपनी सोच आपसे शेयर करते हैं और फिर आप भी अपने अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं। ये कन्हैया, उमर, खालिद, इन्हें भी मौका मिला होगा अपने शिक्षकों के बीच बैठने का। कैसे ये
इस सोच के साथ अलग आ गए। हम सवाल तो नहीं उठा सकते जेएनयू के प्रोफेसर्स पे, या फिर यहाँ शिक्षकों पे भी सवाल उठाना जरूरी है? अभिलाषा, एक तो मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है कि जो ये यहाँ पे है, ये भी एक जमाने में किरोड़ीमल कॉलेज की छात्रा थी। आज जब आज़ादी का दिन हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त, तो आज़ादी का मायना हम सबको समझना है। आज़ादी का मायना ये नहीं है फ्रीडम। फ्रीडम एक अंग्रेजी का शब्द है। आज़ादी करेंगे, जहां मेरे पास आज़ादी उतनी ही होनी चाहिए जहां से दूसरे की आज़ादी शुरू हो रही है। सो दैट्स माय अल्टीमेट पॉइंट। तो मेरी आज़ादी मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे की आज़ादी को जाके कुछ प्रॉब्लम दूं और फिर ये हो। और जहां तक सर ने डेटा और आपने भी बताया, मैंने अभी जेंडर एटलस ऑफ इंडिया बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड के लिए। नेहरू बाल संघ एक संस्था है जो आजकल जश्न आज़ादी मना रही है। पर वो सब कैसे होगा? उसमें ऑफ कोर्स टीचर्स का रोल एक है, बहुत अहम रोल है, और वैसे ही रोल है पेरेंट्स का। और सबसे बड़ा रोल जिसको मैं मानती हूँ, मतलब किरोड़ीमल कॉलेज, सदानंद कॉलेज, जेएनयू और सम अदर कॉलेज, क्या फर्क है? आप लोग जो आपस में जो पीयर जो होते हैं ना, जो एक दूसरे के दोस्त हैं, आप सबको चेक करना है ये सोच को। टीचर्स जरूर बताते हैं कि ये पढ़िए और ये ना पढ़िए, पर कितना टीचर्स के लिए आप लोगों को, so it's a responsibility on all of us to take the day, to take our country forward. प्लस एक और जो बात जो मैं कहना चाहूंगी आप सबको कि कन्हैया को, जैसे आपने कहा, 3 चीजें होती है एक एपिक में बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो सबसे पहले चीज होती है ज्योग्राफी, लोकेशन। किस लोकेशन में? जेएनयू। क्या जेएनयू में सब छात्र ऐसे हैं? क्या जेएनयू में सिर्फ वो बच्चे इसीलिए पढ़ने गए कि वो देशद्रोही की बातें करने लगे? क्या ये सच्चाई है कि नहीं? किस समय वो बोले? क्या वो सिचुएशन के कारण बोले, टाइम के कारण बोले? सो वन इज लोकेशन, अनदर इज टाइम, एंड द थर्ड इज पर्सनालिटी। आप सब देशवासियों को, आप सब यंगर जनरेशन को, you have to keep it in mind that today is the time where India can really lead the world, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हम सभी हैं। मतलब 60% से ज्यादा सारे बच्चे, सारे छात्र आप ही लोग हो। आप ही लोगों को देश आगे लेके जाना है। जो गलत बोलेगा, हम टीचर्स के ऊपर बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। क्यों नहीं उठने चाहिए? टीचर क्या कोई इस देश के वासी नहीं है? रंजना जी, इस पूरे प्रकरण के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा था कि सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चलना चाहिए, लेकिन एक सॉफ्ट आवाज भी आई थी कि इनके साथ सिंपैथी होना चाहिए कि ये देश के युवा पीढ़ी हैं, भटक गए हैं। कानून को ध्यान में रखते हुए और इनके बातों को, या यूं कहूं कि गुनाह को ध्यान में रखते हुए, क्या इनके साथ होना चाहिए? देश की क्या सोच बननी चाहिए? आप बतौर अधिवक्ता इसे सामने रखें। देखिए, इन लोगों ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, और कानून में भी सख्त प्रोविज़न है उनको दंड देने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम भारतवासी ये भूल गए हैं मातृभूमि के लिए हमारी क्या मूल भावना होनी चाहिए। हमारी मूल भावना मातृभूमि के लिए ये होनी चाहिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन इस मूल मंत्र को हम भूल चुके हैं। कुछ वामपंथी, कुछ तथाकथित सेकुलर, और कुछ जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं, उनका मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ वाली उनकी धारा चल रही है। और उसी को लेते हुए जो जेएनयू में घटना हुई वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक थी। उस पर तमामों लोग आगे बढ़े, तमामों आवाज़ें आईं, लेकिन ये जो वामपंथ की धारा थी, उन्होंने कन्हैया कुमार और अब्दुल उमर जैसे लोगों को सपोर्ट किया। और इन लोगों ने, जो वामपंथी लोग हैं जो पुरस्कार वापस करते हैं, उन लोगों ने कभी जो फौज में लोगों के सर जवानों के काटे गए, जो पाकिस्तान ने जवानों के सर काट करके अपने बूटों से गेंद खेला, उनके लिए कभी उन्होंने छाती पीटने का कार्य नहीं किया। सिर्फ कन्हैया कुमार के लिए कहते हैं कि उनकी जवानी को देखते हुए उनका दंड कम कर देना चाहिए। क्या हमारा कैप्टन मनोज पांडे, जिसकी उम्र 22 साल की थी, उसकी माँ और उसके पिताजी बैठे, उनके लिए कभी ध्यान नहीं आया? इनके लोगों के लिए हम पुरस्कार वापस करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बेसिक जो ड्यूटी है जो मूलभूत ड्यूटी है वो परिवार की है, और अध्यापकों की ड्यूटी है जो पढ़ाया जाए। शुरू से ही प्रत्येक बच्चे के हृदय में कूट कूट के ये भावना भरी जाए कि मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा जैसे भगत सिंह चूम सकते हैं, उसी तरीके से जब भी देश को आवश्यकता हो, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बालक को खड़े होना है और देश के लिए फांसी के फंदे को चूमना है। और यही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केएन गोविंदाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आर्थिक विचारक भी रहे हैं, बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे।
सर आपसे जानना चाहेंगे, देश तो आजाद हो गया लेकिन इस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझकर कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? आज़ादी में कुछ अनुशासन भी आवश्यक है। इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देने से आज़ादी स्वैराचार हो जाती है, यानी मनमानी हो जाती है। इसलिए पहले तो ये तय होना चाहिए कि आज़ादी एक सापेक्ष शब्द है। बड़ी इकाई के आगे छोटी इकाई की आज़ादी की सीमा निश्चित होगी ही, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज। तो व्यक्ति की आज़ादी परिवार की आज़ादी के अंतर्गत हो सकती है। सर, हिंदुस्तान जैसे देश में न्याय तंत्र है, यहाँ कानून का राज है, लेकिन प्रशांत भूषण जैसे नामी वकील आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने पर सवाल उठाते हैं, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं। जो मानवाधिकार का स्वयं आतंकवाद के माध्यम से हनन करने की सोचते हैं, उन्हें मानवाधिकार का एडवांटेज तो मिल ही नहीं सकता। सत्य तो यही है, राष्ट्र का हित व्यक्ति के हित से ज़्यादा सर्वोपरि होगा ही। इसलिए इसमें जो प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं वो बात, उससे मैं पूरा सहमत नहीं हूँ। जब अफजल गुरु की बात आई थी, और लोगों की बात आई है, भैया जिनके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है उनको भी आप कहेंगे कि अभी तो आरोपी ही हैं, ये बात सही नहीं है। इस पर कुछ और विचार होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। गोविंदाचार्य जी, देश में जब भी विपदा आती है तो सबसे पहले सेना आम आदमी की मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन कुछ कथित बुद्धिजीवी सेना के रोल को लेकर खास करके कश्मीर में तरह तरह के सवाल उठाते हैं। देखिए, सब जगह मनुष्य होते हैं, मनुष्य होने के नाते कुछ कुछ अगर कमियां और गलतियां होती हैं, उसको पूरी सेना के ऊपर लाद देना, ये भारत की सेना के जवानों का अपमान भर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत की सेना के नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर देश के अंदर और बाहर दोनों सुरक्षा करते हैं, दोनों की सेवा में लगे रहते हैं। और इसमें एक बात और समझने की है, जहाँ तक समाज को अधिक से अधिक बलशाली बनाया जाए, स्थानिक प्रशासन को अधिक अधिक सक्षम बनाया जाए, और जहाँ तक संभव है सेना को बाहरी सीमाओं की देखरेख का जिम्मा दिया जाए, तो सबसे स्वस्थ स्थिति होगी। अगर अपवाद रूप में देश के अंदर भी सेना की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। सियासत की हम बात कर रहे हैं, मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि जब पॉलिटिशियंस भी इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो आम जनता ना चाहते हुए भी उस बात को जानने समझने के लिए उत्सुक हो जाती है कि पॉलिटिशियंस क्यों खड़े हो रहे हैं। क्या ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है या सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अलग दिखाने के लिए, या ये कहें मीडिया लाइमलाइट अपनी तरफ खींचने के लिए ये बातें करते हैं? ये बात समझता हूँ जी कि अब समय आ गया है एक स्टेट्समैन होना, स्टेट्समैनशिप दिखाने के लिए। जी, हमें हर एक चीज को उसकी न्यायिक पेचीदगी में जाना, डिबेट स्टार्ट कर देना और उसको चलते ही रहने देना, चलते सुलगते रहने देना, जी, बिल्कुल गलत है देश के लिए। जी, जी। और मैंने पहले भी कहा, अगर हम समझते हैं कि कोई दुश्मन हमारे सरहद के बाहर है और कोई ऐसी कार्रवाई हमारे देश के अंदर कर रहे हैं, तो क्या हम उसको देखते रहेंगे या उसके ऊपर डिबेट करते रहेंगे, और कब तक? जी, इसे खत्म करना चाहिए। और मैं अभी आपको बताता हूं, अभी चंद दिन पहले कोई नेता, बड़े नेता ने ऐसे बयान किए हैं। तो जब नेता ही ऐसे बयान कर रहे हैं, मीडिया में ऐसे बयान कर रहे हैं बड़े बड़े एंकर्स और बुद्धिजीवी, और आप एक छोटे से स्टूडेंट को जो जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी में उनके ओपिनियन को एको करता है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। लगाम उनके ऊपर लगानी चाहिए पहले। क्यों नहीं सरकार में ये हिम्मत कि जिस नेता ने ऐसे बोला है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। अपने आप सब चुप हो जाएंगे, हम देखते हैं कैसे चुप नहीं होते। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की बात हुई और आइडियोलॉजी की भी बात हुई। मैं बीएल शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी, माहौल आखिर जेएनयू का क्या है, थोड़ा खुलकर बताइए, और कैसे आप लोग आमने सामने होते हैं लेकिन फिर भी एक ही कैंपस के अंदर हैं, कैसे ये दो गुट या यूं कहें कि दो देश जेएनयू के अंदर है? बिल्कुल सही बात है आपकी। जेएनयू के अंदर दो देश एक तरह से मानिए, दो अलग अलग विचारधाराएं दो काम कर रही हैं जी। खास तौर पर अध्यापकों में और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में वामपंथी विचारधारा। कर्मचारीज में कोई एक भी कर्मचारी वामपंथी विचारधारा से बिलोंग नहीं करता है। मैं आपको 95 की बात बताता हूँ। हम लोग शाखा लगाया करते थे, आरएसएस की शाखा लगती है सुबह सुबह जी। उस समय स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने इतना विरोध किया कि टॉर्च लाइट प्रोसेसन निकाले, हम लोगों के खिलाफ
पुलिस स्टेशन में। उन्होंने विरोध किया तो आप उनका विरोध क्यों नहीं कर पाए? वो कैसे नारे लगाने में कामयाब हो गए? देखिए, राष्ट्रवाद वहां दब गया क्या? राष्ट्रवाद नहीं, दबा नहीं, आगे बढ़ने वाले हमारी लोग? शाखा बिल्कुल दबी नहीं, हम लोग दबे नहीं। हर तरह से हम लोगों को दबाने की कोशिश की उन्होंने, टॉर्चर करने की, सिक्योरिटी आकर के, पुलिस आकर के, कभी कभी आईबी वाले भी आते थे, लेकिन हम लोग दबे नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर सभी फैकल्टीज के पास हैं, ठीक है, नॉट ओनली इन जेएनयू, इवन इन डीयू ऑल्सो। डीयू में भी सब उन्हीं के पास होती है। मेजॉरिटी लेफ्ट लॉबी के प्रोफेसर्स की है जी। तो सीधे सीधे कन्फ्रंट्रेशन में आने की स्थिति हम लोगों की नहीं है। मतलब वो हावी है वहां पर? वो हावी हैं, हाँ। निश्चित तौर पे वो हावी हैं। बातें हमारी सुनी नहीं जाती हैं, हम अगर अपनी बातों को वहां रखते हैं, मतलब अगर सुनी जाती तो ये नारे नहीं लगा पाते ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं आप? सौरभ कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या हुआ था, आखिर क्यों ये कामयाब हो गए ऐसे नारे लगाने में? कहाँ थे आप लोग? क्या आप लोगों को दबाया गया और उसके बाद ये लोग हावी होते हुए इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में सफल हो गए? देखिए, जेएनयू का ये जो 9 फरवरी 2016 में जो घटना हुई वो मीडिया के लिए और हमारे देशवासियों के लिए एक नई घटना होगी, लेकिन ये पिछले कई सालों से जेएनयू कैंपस में होता आया है। ये हमेशा से अफजल गुर या मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों को वहाँ पे शहीद दिवस मनाते आए हैं, और इसके पहले वो स्टेट को, अपने भारत को तोड़ने की बात करते हैं। कभी बोलते हैं कि कश्मीर की आज़ादी, कभी बोलते हैं बंगाल की आज़ादी, केरला की आज़ादी। ये वही छात्र हैं, और ये वही छात्र हैं कि जो कि जब हम अपने पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, जब हमारी दुर्गा माता है उनके खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, उस कैंपस में पर्चा पोस्टर लगाते हैं, उसके साथ साथ जो महिषासुर है उसको एक शहीद के रूप में मानते हैं। जी जी। तो यह इनका कोई पहली घटना नहीं है, हम लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं, क्योंकि इस बार ये इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जेएनयू के, उन्होंने वीडियो बनाई, वहाँ पे मीडिया पहुँची थी, तो जो सारा इनका जो काली घटनाएं थी वो एक मीडिया में, एक उनकी वीडियो में कैद हो गई। तो क्या इनकी प्लानिंग क्या थी, ये हमें बताइए। अंदर खाने से क्या जानकारी आप लोग के पास है? किस प्लानिंग के तहत ये नारे का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा? देखिए, पहली बात कई लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आए थे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो नहीं थे, हॉस्टल में बाहर के लोग आकर ठहरे हुए थे। देखिए, पहली बात तो ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हम लोग विरोध करते आए हैं। इस बार जो बात आ रही है कि कुछ बाहर से लोग थे, लेकिन बहुत कुछ 1 या 2-4 लोग होंगे, लेकिन काफी ज्यादा छात्र वहीं जेएनयू स्टूडेंट्स के थे, और टॉप मोस्ट इसके पहले जो हमारे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर भी रह चुके हैं, और वहाँ पे सारे वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमें समझने की जरूरत है कि इनके पीछे वो कौन लोग हैं, आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो हमारे कुछ वामपंथी प्रोफेसर हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, या तो मेस में या तो अपने क्लासेज में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ये लोग खुद जाके डिबेट डिस्कशन के रूप में, जो ये आजकल फैशन हो गया है डिबेट डिस्कशन, उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक संविधान का जो नाम देते हैं, लेकिन उसी संविधान के पीछे ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, और इनके पीछे वो वामपंथी प्रोफेसर जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हमें बताने की जरूरत है कि जो हमारे सीमा पे जो हमारे जवान हैं, आज सीमा है वो हमारे घरों में, और मैं बोलूं तो यहाँ के जो हमारे जेएनयू जैसे संस्थान है, वहाँ पे सीमाएं यहाँ पे और वहाँ पे चर्चा होती हैं, और ये बहुत ही हमारे फ्यूचर के लिए खराब है, क्योंकि आज हमें आतंकवादियों अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है तो ऐसे जो हमारे आतंकवादी के रूप में ऐसे जो लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इनसे लड़ने की जरूरत है। चलिए, आपने सेना की बात की कि सेना आतंकवादियों से लड़ती है, लेकिन ये जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं, इनसे सेना कैसे लड़े? हमारे साथ मेजर आदित्य कुमार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सेना से मेडल प्राप्त, कारगिल युद्ध के दौरान पैर में गोली इनकी लगी थी, और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेजर आदित्य हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बात हो रही है उमर खालिद और कन्हैया जैसे लोगों के, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए सेना के ऊपर कि सेना अपने काम में जुल्म ढाती है, अपने ही लोगों पर कश्मीर में जुल्म ढाती है। आपकी तैनाती रही है कई डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन मोर्चों पे आपकी तैनाती रही है, और किस तरह से आप लोग सिविलियंस के साथ काम करते हैं वो लगातार हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना दिल दुखता है एक सैनिक होने के नाते, एक फौजी होने के नाते, जब इतने गंभीर आरोप आपके देशवासी ही आपके ऊपर लगाते हैं। मैं इन लोगों से सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो लोग खुद कभी उन परिस्थितियों में गए हैं जिस परिस्थितियों में सेना ऑपरेट करती है, जिन परिस्थितियों में सेना
काम कर रही है, क्या ये लोगों ने कभी जाकर के वहां पे देखा है कि किस परिस्थिति में और किस तरीके से सेना काम कर रही है? सबसे पहले तो इनसे मेरा ये सवाल होगा, उसके बाद में ये जाकर के कोई आरोप लगाने की कोशिश करें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन देशों से ये लोग, ये इस तरीके के लोग जिन देशों से ये अपनी आइडियोलॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ से सीख रहे हैं, क्या ये जानते हैं कि उन देशों में वो देश आतंकवादियों के साथ में और अपनी सेना के साथ में किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आतंकवादियों के साथ में वो किस तरीके से करते हैं और अपनी सेना को किस इज्जत के साथ में ट्रीट करते हैं? मेरा दूसरा सवाल इन लोगों के साथ नहीं होगा। आप जाकर के देखिए, आप फ्रांस को लीजिए, आप बेल्जियम को लीजिए, ये दोनों देश हैं जिनके अंदर अभी सबसे रिसेंटली आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने इन देशों को हमला बनाया। किस तरीके से इन दोनों देशों ने उन आतंकवाद का सामना किया, किस तरीके से इन देशों के मीडिया ने उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट किया, किस तरीके से मीडिया ने कवर किया, वो चीज देखी। और तीसरी चीज जो मैं आखिरी इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेना जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। सेना सिर्फ आदेश मान करके काम करती है, सेना अपनी मर्जी से जाकर के कुछ नहीं कर रही है कश्मीर में। बिल्कुल, सेना को बुलाया जाता है, सेना तब काम करती है। और आखिरी चीज इन लोगों के लिए, सेना आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपके बाद में सेना के बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचता है। आप सेना के ऊपर आरोप लगाने से पहले 2 बार सोचिए। सेना आखिरी है, पुलिस फेल हो जाती है, आपके बाकी सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं जब सेना को बुलाया जाता है। अगर आप सेना के ऊपर आरोप लगा करके उसका मनोबल गिरा देते हैं, उसके बाद में आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? किसको बुलाएंगे आप अपनी उसके लिए? कुछ नहीं बचेगा आपके पास। बिल्कुल। और हम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो देश जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सेना को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है इन लोगों को, जो भी ये खालिद और जो भी आप नाम ले रही हैं, इन लोगों को दिक्कत है तो आप पॉलिसी के खिलाफ बात करिए। आप जाइए 7 रेस्पोर्ट्स के ऊपर अपना धरना दीजिए, बात करिए प्रधानमंत्री से। सेना उनके हुक्म के ऊपर जाती है, सेना उनके हुक्म मानती है। बिल्कुल मेजर आदित्य, कई आपने अहम बातें रखी हैं और वो भावना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जवान अपनी जान देते हैं सीमा पर, और तब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात नहीं होती। तब कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आकर उनके परिवार से नहीं पूछता कि अब आगे आपके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, बेटी की शादी कैसे होगी, बच्चे की पढ़ाई आगे कैसे होगी। हमारे ही देश के जवान का सिर कलम करके दुश्मन ले जाते हैं, तब इनका खून नहीं खौलता है। लेकिन अपनी ही सेना पर सवाल उठाना कितना आसान हो जाता है इनके लिए। एक सैनिक होने के नाते क्या महसूस आपको हो रहा होगा, वही भावना हमारी भी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब जब सैनिक कह रहे हैं कि इन्हें पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए, और दूसरी तरफ जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि वामपंथी सोच के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही वो सोच उड़ेलते हैं अपने स्टूडेंट के अंदर, उनके माइंड के अंदर। जहाँ तक वामपंथी को हमने समझा है, लेफ्ट थॉट को समझा है, वो कभी राष्ट्रद्रोह की बात तो नहीं करता है, वो गरीबी से लड़ने की बात करता है, वो आपके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जात पात से ऊपर उठने की बात करता है, लेकिन राष्ट्रद्रोह की बात तो नहीं करता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज बुद्धिजीवी मेरे साथ जितने मेरे जो टीचर्स हैं, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि जो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये देश के टुकड़े टुकड़े होते हुए अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो ये देश के टुकड़े की आज आप बात करेंगे। जितना मैं इनके सिर्फ अगर मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर हम सर्वे करें, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। आज हम जितने भी आर्मी के लोग हैं, जितने भी सेना पे हमारे लोग हैं, हम उन सबको नमन करते हैं। हम उन्हीं के कारण आज हम आराम से सो पा रहे हैं। बिल्कुल। मैं सौरभ आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं। उससे पहले जेएनयू का छात्र और देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में बुरहान वानी की तुलना मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गुवेरा से करता हुआ नजर आया। और उमर ने फेसबुक पर लिखा, चे गुवेरा ने कहा था कि अगर मैं मारा भी जाऊं तो मुझे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई और मेरी बंदूक उठाकर गोलियां चलाता रहेगा। शायद यही शब्द बुरहान वानी के भी रहे होंगे। उमर ने यह भी लिखा कि बुरहान मौत से नहीं डरता था, वो ऐसी जिंदगी से डरता था जो गुलामी में जी जाए, और उसने इसका विरोध किया था। वो आजाद जिया और आजाद मरा। उमर ने यह भी लिखा कि कश्मीर पर कब्जे का खात्मा हो। भारत, तुम उन लोगों को कैसे हराओगे जिन्होंने अपने डर को हरा दिया। हमेशा ताकतवर रहो बुरहान, कश्मीर के लोगों के साथ पूरी सहानुभूति। और आपको बता दें कि उमर खालिद पर 9 फरवरी की रात कैंपस में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाने के साथ ही उसके समर्थन और देश के विरोध में नारे लगाने का भी आरोप है। फिलहाल
जमानत पर रिहा है, लेकिन बुरहान वानी पर जो तमाम नसीहतें हैं वो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। इन लोगों को अदालत की तरफ से भी कहा गया था कि आप संयम बरतेंगे अपनी भाषा में, लेकिन उसका भी असर इनके ऊपर नहीं पड़ता दिख रहा है। इसे भी हम बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या सेडिशन के चार्जेस में इन बातों का भी असर पड़ेगा कि कोई रोक नहीं है, कोई लगाम नहीं है इन बेलगाम लोगों के ऊपर।